गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश में मैंने सबसे पहले आपको मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद राजा कौन बनते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, मौर्य वंश में मेनली आपको ये तीन राजा ही पढ़ने हैं। तो अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो जरूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने अशोक के इसमें मेनली हमें सिर्फ शिलालेख ही पढ़ने होते हैं। अशोक के बारे में अगर पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं याद करने, तो मैंने उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख में हमने 7 लघु शिलालेख, लघु शिलालेख और 14 क्या है? वृद्ध। 14 है बड़े वाले, बड़े शिलालेख। इनको सीक्वेंस से पढ़ाया उस वीडियो में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अशोक के 7 लघु शिलालेख भी पढ़ लिए हैं, 14 शिलालेख भी पढ़ लिए हैं। लेकिन कुछ है कि मतलब जो इनसे अलग है, कुछ बिखरे बिखरे हैं, उनको पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, उस टाइम पे प्रशासन कैसे होता था। ठीक, अब अशोक के एक तो हमने पढ़ा था कि अशोक के 4 जो शिलालेख है जिनमें अशोक ने अपना नाम बोला है, मैं अशोक देवनाम प्रियदर्शी, जिसमें मतलब सभी में तो अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी आया है, लेकिन 4 अभिलेख हैं, गुर्जरा, मास्की, नेतौर, उदयगोलान। ठीक है, इन चारों में अशोक का नाम अशोक आया है। और एक पढ़ा था भब्रू, भब्रू अभिलेख, ये कहा राजस्थान में। भब्रू अभिलेख में अशोक ने कहा है मैं मगध का सम्राट अशोक, मतलब क्लियर जो होता है बिल्कुल वो भब्रू अभिलेख से होता है कि ये अभिलेख सारे किसके हैं, बिल्कुल जो क्लियर होता है कि उसने बोला है कि मैं मगध का सम्राट अशोक। भाई मगध का सम्राट बोलोगे तभी तो पता चलेगा कि वो अशोक कौन से अशोक की बात हो रही है। तो भब्रू शिलालेख में तो एक तो अशोक नाम दिखाई देता है, और दूसरा क्या भब्रू अभिलेख में है जो वो नहीं है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध त्रिरत्न की चर्चा इसी में है। ठीक है, बौद्ध त्रिरत्न की चर्चा भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। ये हो गए, और 2-3 और है बिखरे बिखरे से, उन और देख लो। एक है सरए-कुना अभिलेख, सरए-कुना अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरए-कुना, सरए-कुना अभिलेख कहाँ है? अफगानिस्तान में। सरए-कुना अभिलेख अफगानिस्तानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नहीं, कांधार में, कांधार। ठीक है, अफगानिस्तान के कांधार में सरए-कुना अभिलेख। सरए-कुना अभिलेख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये द्विभाषी है, मतलब डुअल लैंग्वेज है। इसमें एक तो अरमाइक, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, इन 2 लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया है सरए-कुना अभिलेख में। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषी अभिलेख है, तो द्विभाषी मतलब 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सा? सरए-कुना अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। और जो एक है महास्थान नहीं, मनसेरा। महास्थान तो चंद्रगुप्त मौर्य का था ना। मनसेरा, मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, शाहबाज, मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों है पाकिस्तान में। ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। मैंने चारों लिपि पहले आपको पढ़ाई थी कि अशोक के अभिलेख हमें 4 लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, जो पाकिस्तान में मिले ज़्यादातर किसे मिले? खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। जो अफगानिस्तान में मिले हैं वो है अरमाइक लिपि में। ठीक, और जो इंडिया में मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में, और अफगानिस्तान के नॉर्थ में, मतलब कि आप उसको यूरोप में बोल सकते हैं। अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो मिले हैं वो सारे मिले हैं मैक्सिमम में ग्रीक में, ग्रीक लिपि में। ठीक है, तो 4 लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख हमने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। 3-4 ये और थे, ये भी हो गए। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अशोक ने ना, जब मैंने अशोक के 14 अभिलेख पढ़ाए थे तो अशोक के 8वां अभिलेख है, 14 वृहत शिलालेख में जो 8वां है उसमें बात हुई है धम्म यात्रा के बारे में। मैंने उसकी टिक बनाई थी। ठीक, उसमें बात की है अशोक की धम्म यात्रा के बारे में। धम्म यात्रा 2 ही जगह की फेमस है, एक तो गया और एक गया और लुम्बिनी। ठीक है, गया और लुम्बिनी। तो एक तो धम्म यात्रा कहाँ की इंपॉर्टेंट है? धम्म यात्रा गया और लुम्बिनी,
गया और लुम्बिनी, ठीक है। ये गया है, गया में गया, ठीक है। अशोक गया में कब गया? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। और लुम्बिनी कब गए? 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 8वें वर्ष, 20वें वर्ष। तो जब हमने कलिंग युद्ध पढ़ा था, कलिंग युद्ध क्या था? कलिंग युद्ध था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने वो हथियार त्याग दिए थे, उसके बाद तो उसने धर्म यात्रा स्टार्ट की, मतलब लोगों को अच्छी बातें सिखाना, मतलब धर्म के प्रति उनका रुझान होना, उनका हृदय का चेंज होना, ये सारी चीज़ें हमने फिर कलिंग युद्ध के बाद देखी। तो कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष, कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष, 10वें वर्ष तो गया गए, है ना। और 20वें वर्ष क्या होता है? 20वें वर्ष लुम्बिनी गए। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हो गया, ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया गए थे, मतलब धर्म यात्रा के लिए। और या राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। तो इस धर्म यात्रा के दौरान अशोक ने अपने 5 सिद्धांत दिए, ठीक है। अशोक के 5 सिद्धांत। तो अशोक के 5 सिद्धांत में से कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सा अशोक के सिद्धांत में नहीं था। तो अशोक ने अपने 5 सिद्धांत दिए थे अपनी धर्म यात्रा के दौरान, ठीक है। अशोक के सिद्धांत नंबर 1 पे इन्होंने बोला था कि स्वनियंत्रण रखें। स्वनियंत्रण मतलब कि खुद पर कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें या किसी से कुछ भी कर दें, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो खुद पर क्या रखें? स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति पर स्वनियंत्रण होना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल हो, ठीक है। नंबर 2 पे इन्होंने बोला माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक। नंबर 3 है, पहले स्वनियंत्रण, खुद पर कंट्रोल रखें। दूसरे नंबर पर माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और तीसरा क्या है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। व्यक्ति को जिए और जीने दो, ये चीज़ मतलब फॉलो करनी चाहिए। खुद भी जियो, लोगों को भी आराम से जीने दो। व्यक्ति को जियो और जीने दो की बात को फॉलो करनी चाहिए। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 4 पे उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को जो भिक्षुक होते हैं, ठीक है, भिक्षुक होते हैं तो उनका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। भिक्षुक का आदर करना चाहिए। भिक्षुक का आदर करना चाहिए, भिक्षुक का आदर करना चाहिए। और 5वें नंबर पे उन्होंने बोला, चौथा के भिक्षुकों का आदर करना चाहिए। 5वें नंबर पे बोला जितने भी हमारे दास या सेवक हैं, मतलब जो हमारे लिए कुछ काम करते हैं, उनके प्रति उदार रहना चाहिए। ऐसे नहीं भैया कोई काम करके गया उसको तुम पैसे ही ना दो, ठीक है, मतलब उनके प्रति भी तुम्हें उदारता लानी चाहिए। तो जितने हमारे दास हैं, दास या सेवक जो आपकी सेवा करते हैं, आपके कोई भी एम्प्लॉय में फॉलो होता है, कोई भी आपके एम्प्लॉय है, दास है सेवक है, दास या सेवक के प्रति उदार रहना चाहिए, उदार। तो ये क्या थी? अशोक की 5 सिद्धांत थे जो अशोक ने अपनी धर्म यात्रा के दौरान दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अशोक का पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि मौर्य वंश में कितने, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक। अशोक के 5 सिद्धांतों के देखो, पहले तो ये जब अशोक राजा था तो अशोक के बाद इस मौर्य वंश का बिल्कुल पतन हो गया, क्योंकि अशोक के बाद अशोक का बेटा राजा बनता है, उसका नाम होता है कुणाल। अशोक का बेटे का नाम कुणाल, लेकिन वो भी एक योग्य शासक नहीं था। फिर कुणाल के बाद कई राजा आए, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है इतिहास में, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद लेकिन आखिरी राजा थोड़ा सा मतलब याद करने की बात होती है, तो मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ, बृहद्रथ ये कौन था? मौर्य वंश का आखिरी राजा बृहद्रथ। आपने उसमें पढ़ा होगा, बृहद्रथ वंश में जो हर्यंक वंश का पहला वंश था, हर्यंक नहीं सॉरी, मगध महाजनपद का पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। उसके बाद हर्यंक है, तो उसका संस्थापक भी बृहद्रथ है, लेकिन ये मौर्य वंश का आखिरी राजा भी बृहद्रथ है। ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग हैं, दो लोग हैं, एक नाम तो कितनी जगह हो सकता है, ठीक है। तो अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ ने अपना सेनापति रखता है पुष्यमित्र शुंग को, ठीक। ये फिर शुंग वंश की स्थापना हो जाएगी, वो शुंग वंश में हम आगे उसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग को बृहद्रथ ने अपना सेनापति रखा।
अब ये भरतरथ को बुलाया, सेनापति तो सेना का ही काम होता है कि महाराज आके देखिए आप कि सेना मैंने कितना अच्छा ये सब किया है। तो महाराज आते हैं, सेना के बीच में मतलब पंक्ति वे लगी होती है, लाइन में खड़े होते हैं सब, और बीच में आता है, सेना के बीच में जैसे आता है वहीं पर उसको मार देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग सेना के निरीक्षण के दौरान भरतरथ की हत्या कर देता है। ठीक, फिर कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी? शुंग वंश की स्थापना। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुंग वंश पढ़ेंगे, इसमें पूरा सा टोटल हम इसके मौर्य वंश को कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, तो आखिर राजा कौन था? भरतरथ था। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रशासनिक व्यवस्था देखने से पहले हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो थोड़ी बिखरी हुई सी हैं, जैसे कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य वंश से रिलेटेड है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति ये मौर्य वंश में बनाई गई थी। पत्थर की मूर्ति है, बहुत ही गजब। आप नेट पर देखना इसको, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति को। ये कहाँ मिली है? बिहार के दीदारगंज से। बिहार के दीदारगंज में है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य वंश में बनी थी। ठीक, और अशोक ने भी कई चीज़ें बनवाई, जैसे कि अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सांची में सांची का स्तूप जो सबसे बड़ा स्तूप है। तो अशोक ने क्या बनवाया था? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ तो बहुत ही सबको ही पता है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अशोक स्तंभ कहाँ है? मध्य प्रदेश के सारनाथ में। अशोक स्तंभ वही जो नोट पे छपा होता है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। स्तंभ के ऊपर 4 शेर होते हैं चारों साइड से, लेकिन 3 ही दिखाई देते हैं। आप एक साइड से देखोगे तो 3 ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो अशोक स्तंभ का है मध्य प्रदेश के सारनाथ में। ये अहिंसा का प्रतीक है। ठीक है, अशोक स्तंभ अहिंसा का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी यही है। ये सब हो गया। अब चलते हैं मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। देखो इसमें ना कई चीज़ें पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि मौर्य वंश में पुलिस को क्या बोलते थे। अगर हम इसमें पुलिस की बात करें तो पुलिस व्यवस्था, पुलिस को बोलते थे राक्षिन। ये बड़ा बेहतरीन नाम है, राक्षिन। आज भी राक्षिन होना चाहिए था। ठीक है, राक्षस, राक्षिन। पुलिस क्या होती है? राक्षिन। पुलिस को राक्षिन बोलते थे। तो पुलिस का अध्यक्ष राक्षिन। और सरकारी भूमि को, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि को बोलते थे सीता। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट जमीन होती थी उसको सीता बोलते थे, सरकारी भूमि को सीता। ठीक है, अब देखो कि जो इसमें अर्थव्यवस्था थी, मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पे बेस्ड थी, मतलब इकोनॉमी के लिए क्या चीज़ें उस पर क्या काम थे। एक तो वहाँ पे कृषि था उस टाइम पे, वो तो अब तक भी है। ठीक है, हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि था, और उसके बाद पशुपालन भी था। लेकिन जब जैसे मगध महाजनपद आया और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि वैदिक में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो कारखाने वगैरह भी डेवलप हो गए। तो मौर्य वंश की अगर अर्थव्यवस्था देखें, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पे बेस्ड थी? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, पशुपालन और कारखाने, तीनों चीज़ें थी। कृषि, पशुपालन और कारखाने। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी इसमें, कृषि, पशुपालन और कारखाने। ठीक, इसमें ना सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, पहले सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। सैन्य व्यवस्था कैसी थी? देखो सेना जो थी वो 2 टाइप की सेना होती थी, एक तो थी स्थायी और एक होती थी अस्थायी, जैसे कि आज के टाइम पे भी होती है। अगर एक तो होती है पुलिस जो मतलब नॉर्मली हमारे वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन कोई बड़ा कांड होता है तो स्पेशल फोर्स आती है उसके लिए, तो वो कौन सी, इसको क्या बोलेंगे हम? अस्थायी। वो किसी एक पर्टिकुलर एक मिशन के लिए आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सैन्य व्यवस्था 2 टाइप की थी, स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो हमेशा मतलब वहाँ पे जिसको जहाँ खड़ा करते कि तुम्हारी यहाँ पे ड्यूटी है, तुम्हें यहीं पे रहना है। और अस्थायी क्या होती थी? अगर कुछ बड़ा कांड हो जाए तो उनको स्पेशल बुलाया जाता था कि इसको सुलझाओ, जैसे कि आर्मी वालों को बुला लेते हैं। अगर नॉर्मल यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो नॉर्मल तो हमारे लिए पुलिस है किसी भी काम के लिए, लेकिन अगर कोई बड़ा कांड हो गया तो पुलिस के तो हाथ से नहीं होता वो,
तो उसके लिए फिर आर्मी बुलाती है। आर्मी को तो भैया डायरेक्ट आके फटाफट करके चली जाती है। तो ठीक है, तो उस ऐसी इस टाइप की व्यवस्था मौर्य वंश में भी थी। तो स्थायी भी थी, अस्थायी भी थी। अब देखते हैं न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था में देखो 2 टाइप के कोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पे भी, ठीक। एक तो होता है दीवानी, जिसमें दीवानी मुकदमे चलते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड, और एक होता है फौजदारी मुकदमा। तो उन दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट होते हैं। ऐसी मौर्य वंश में भी था। तो मौर्य वंश में 2 कोर्ट होते थे। एक का नाम था धर्मस्थली, और दूसरे का नाम था कंटक शोध। धर्मस्थली और कंटक शोध, ठीक है। धर्मस्थली और कंटक शोध। जो ये धर्मस्थली था मतलब दीवानी मुकदमा, जिसमें दीवानी मुकदमे चलते थे। दीवानी मतलब पैसे से रिलेटेड, यहाँ पे धन लिख देते हैं, धन से रिलेटेड, ठीक। और जो कंटक शोध होता था, कंटक शोध जो कोर्ट होता था, उसमें चलते थे फौजदारी मुकदमे। फौजदारी मतलब किसने मार काट दिया, ठीक है, तो मारकाट वाले मुकदमे किसमें? कंटक शोध में। तो 2 टाइप के कोर्ट होते थे, धर्मस्थली और कंटक शोध। सैन्य व्यवस्था भी 2 टाइप की सेना होती थी, एक स्थायी और अस्थायी, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि वो संगठन कितने तरह के थे। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, देखो संगठन भी ना 3 टाइप के थे, श्रेणी, निगम और सार्थवा। श्रेणी, निगम और सार्थवा, 3 टाइप के संगठन होते थे। श्रेणी, निगम और सार्थवा। श्रेणी, निगम और सार्थवा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थे। श्रेणी था शिल्पकारों के लिए, ठीक। निगम था व्यापारियों के लिए, व्यापारी। और सार्थवा था कारवा या काफिला। कारवा बोल सकते हैं इसको, काफिला ही बोल सकते हैं। काफिला मतलब कि कई सारे लोग एक साथ मिलकर किसी काम के लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कारवा बोलते हैं, कारवा या काफिला। ये ऐसा होता था जैसे शिल्पकार है, शिल्पकार मतलब जो हाथ की दस्तकारी करते हैं, जो हाथ का काम करते हैं, उनको बोलते हैं शिल्पकार। अगर शिल्पकारों से ये व्यापारी यहाँ से झड़प गया, शिल्पकारों के लिए किसी ने अत्याचार कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? श्रेणी में जाएगा अपनी बात को लेके, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, आप इसको सुलझाओ। अगर व्यापारी भाई उस टाइम पे तो व्यापार बहुत होता था कि यहाँ से चीज़ें लिए वहाँ जाके बेच दी, तो अगर व्यापारी के साथ शिल्पकार ने कुछ कर दिया, फिर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की है, तो वो कहाँ जाएगा? वो निगम के पास जाएगा, ठीक। अगर ये काफिला जा रहा है, काफिला में कुछ हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? सार्थवा के पास। तो ऐसे 3 टाइप के संगठन होते थे, श्रेणी, निगम और सार्थवा। श्रेणी शिल्पकारों के लिए, निगम व्यापारियों के लिए, और सार्थवा संगठन इसके लिए, कारवा या काफिला के लिए, ठीक। इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। देखो गुप्त काल में ना गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? गुप्तचर मतलब इसके जासूस होते हैं। आज के टाइम पे तो सीबीआई दुनिया भर के गुप्तचर है, रो एजेंट, सीबीआई, सीआईडी, ठीक है। तो उस टाइम की गुप्तचर व्यवस्था में, और एक सेकंड आवाज होगी। हाँ देखिए, गुप्तचर व्यवस्था में क्या था? सबसे पहले देखिए, गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था, गुड़ पुरुष, ठीक है। जो जासूस होता था उसको गुड़ पुरुष कहते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था भी 2 टाइप की थी, एक था संस्था और दूसरे का नाम था संचार। संस्था और संचार, 2 टाइप की गुप्तचर व्यवस्था थी। जो लोग संस्था में जाके बनेंगे गुप्तचर, जासूस बनेंगे, वो क्या होते थे? वो एक जगह रहते थे, ठीक है। एक जगह मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर जगह दे रही है उनको कि आपको यहाँ पे जासूसी करनी है, आपको यहीं पर रहना है। तो जो संस्था के लोग थे, संस्था के गुप्तचर थे, वो एक जगह रह के जासूसी करते थे। लेकिन जो संचार के थे वो क्या करते थे? घूम घूम कर जासूसी करते थे।
आज यहाँ चले गए, यहाँ कोई बात पता चली, फिर कल वहाँ चले गए। तो घूम घूम कर जो जासूसी करते थे उन्हें क्या बोलते थे? संचार। वो संचार में रहते थे। तो गुप्तचर को तो बोलते थे गुड़ पुरुष, ठीक है। तो जो गुड़ पुरुष थे वो दो टाइप के थे, एक संचार में रहते थे, एक संस्था में। संस्था वाले तो एक जगह रह के क्या करते थे? जासूसी। और संचार वाले अलग अलग घूम घूम कर वो करते थे जासूसी, ठीक है। तो गुप्तचर व्यवस्था समझ आ गई। इसके बाद आगे है, अब हम देख लेते हैं कि अध्यक्ष कितने टाइप के थे, किन, मतलब जैसे आज के टाइम पे होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो वैसे ही वहाँ उस टाइम के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कितने टाइप के थे? एक होता था शीताध्यक्ष, 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 ठीक। अभी मैंने पढ़ाया था कि सरकारी भूमि को वहाँ पे सीता बोलते थे, तो शीताध्यक्ष भूमि से रिलेटेड होगा। तो ये किस होता था? कृषि विभाग का, कृषि विभाग का अध्यक्ष, कृषि विभाग, ठीक है। एक होता था समहारता, 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 ठीक। समहारता होता था टैक्स को वसूलने वाला, ठीक है, कर वसूलने वाला, कर वसूलने वाला, इसका काम होता था कर वसूलना, मतलब इसको कलेक्टर बोल सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो समहारता क्या था? कलेक्टर के जैसा, कर वसूलने वाला कलेक्टर, ठीक है। तो समहारता था कलेक्टर। एक होता था सन्निधाता, 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 वर्ड्स तो ये टिपिकल से हैं लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक। समहारता दूसरा सन्निधाता। अब समहारता ने कर वसूल लिया, अपने पास पैसा रख लिया, तो ये अपने पास तो नहीं रखेगा, या के किसी को देगा, ठीक। तो ये किसको देता था? टैक्स का कलेक्शन करके सन्निधाता को। तो ये कौन हो गया? ये डीएम बन गया। तो सन्निधाता क्या करता था? पैसा अपने पास रखता था, कर का पैसा रखने वाला, रखने वाला, ठीक है। मतलब इसको कोषाध्यक्ष भी बोल सकते हैं, कोषाध्यक्ष, कोष रखने वाला, कोषाध्यक्ष, ठीक। समहारता ने क्या किया? टैक्स वसूला, वो किसके पास लेके जाएगा? सन्निधाता के। सन्निधाता किसको दे देगा? फिर राजा को, राइट। तो ऐसे होते थे अध्यक्ष। एक होता था शीताध्यक्ष, समहारता, सन्निधाता, और इसके बाद है अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष, ठीक है। अकराध्यक्ष होता था जंगल का, जंगल का, जंगल का जो होगा बड़ा मतलब अध्यक्ष, वो अकराध्यक्ष होता था। एक होता था आंटविक, आंटविक, आंटविक होता था खनन का, खनन, मतलब जितनी भी उस टाइम पे माइनिंग होती थी वो खनन के लिए होता था आंटविक, ठीक है। तो ये सब समझ आ गया। तो ये सब होते थे कि अध्यक्ष, इनको आप कैबिनेट मिनिस्टर की तरह देख सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर कोई कोई सारे डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे अब वो परिवहन मंत्रालय किसके पास है, तो नितिन गडकरी, ऐसे करके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इनको, ठीक है। अब बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, फिर मौर्य वंश बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसमें देखते हैं मौर्य वंश में प्रशासनिक ढांचा वो कैसा था, मतलब राज जो होता था वो किन के हाथों में था शासन। सबसे बड़ा होता था राजा, राजा ही होगा सबसे बड़ा, ठीक है। जो जैसे हम अब कंट्री को मतलब देश बोलते हैं, देश किसके हाथ में? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से फिर प्रधानमंत्री। ऐसी उस टाइम पे जो इनका मगध महाजनपद जो राज्य था, तो उसका सबसे ऊपर कौन होगा? राजा, ठीक है। सबसे ऊपर कौन? राजा। राजा से नीचे कौन था? युवराज। राजा से नीचे कौन होता था? युवराज। सबसे ऊपर राजा, राजा से नीचे युवराज, युवराज के नीचे होता था प्रांतपति, प्रांतपति। पहले आप इनको समझ लो फिर थोड़ा सा आगे और देखती हूँ। प्रांतपति, ठीक। प्रांतपति के बाद होता था विशपति, अभी समझाऊंगी, बस पढ़ते जाओ। प्रांतपति, प्रांतपति के बाद विशपति, विशपति के बाद होता था गोप, गोप, और गोप से नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्रामिक की, ग्रामिक, ग्रामिक, ठीक है। अब इनको समझो, देखो राजा हो गया पूरे राज्य का, पूरे राज्य का कौन? राजा। यहाँ क्या लिख लो? राज्य। पूरे राज्य का सबसे बड़ा कौन? राजा। राजा से नीचे आएगा युवराज। युवराज एक मतलब एक पद था जो अगर राजा के पास टाइम नहीं है कुछ काम करने के तो युवराज के पास जा सकते हैं, राइट, वो युवराज था। इसके बाद आते हैं प्रांतपति। प्रांतपति उस टाइम पे प्रांत भी होते थे, जैसे आज के मतलब हमारे स्टेट है यूपी, यूपी में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं,
तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट को एक साथ जोड़ के एक प्रांत बनता था। ठीक, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को एक साथ जोड़ के बनता था प्रांत। तो एक प्रांत का जो प्रमुख होगा, जो अध्यक्ष होगा, जो वहाँ पे शासन करेगा, उसको बोलते थे प्रांतपति। ठीक है, विषपति होता था एक डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इसको बोलते हैं जिला। जिला को क्या बोलते थे? विष। तो विष के ऊपर जो शासन करेगा वो कौन हो जाएगा? विषपति। जिला से छोटे का होगा फिर गोप। गोप होता था 10 राजाओं पे, 10 गांवों पे, सॉरी 10 गांव, 10 गांव के ग्रुप को बोलते थे गोप। मतलब उस पर जो शासन करता था वो गोप करता था। इस पूरे के पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, गोप। गोप होता था 10 गांवों का समूह। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गोप से क्या अर्थ है? 10 गांवों का समूह, 10 इसका समूह, 10 ये वो, कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो गोप इंपॉर्टेंट है। गोप के बाद होता था ग्रामिक। ग्रामिक किसका होगा? गाँव का। तो एक गाँव का जैसे मुखिया होता है, प्रधान होता है, तो उस टाइम पर होता था ग्रामिक। तो शासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? गाँव। ठीक है, शासन की सबसे बड़ी इकाई राज्य, उस शासन करने वाले की सबसे बड़ी इकाई राजा, और शासन करने वाले की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ग्रामिक। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा मौर्य वंश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ये भी पढ़ लिया कि आखिर राजा कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो जब राजा बृहद्रथ था, बृहद्रथ के टाइम पे ही कलिंग को खारवेल राजा ने अलग कर लिया। ठीक है, कलिंग को जीता था अशोक ने, लेकिन कलिंग को खारवेल ने अलग कर लिया बृहद्रथ के टाइम पे ही। राइट, अब आगे हम थोड़ा खारवेल का जिक्र आएगा तो आप उसको समझ जाओगे। राइट, अब कल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पुष्यमित्र में शुंग वंश के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपने सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।